पीएम मोदी अपने विदेश दौरे के बीच कल देर रात ऑस्ट्रिया पहुंच गए हैं। आपको बता दें, रूस की 2 दिनों की यात्रा के बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रिया पहुंचे और आज प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति से मुलाकात भी करेंगे। साथ ही दोनों देशों के बीच व्यापारिक समझौते भी होंगे। 41 साल बाद ये मौका आया है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया के दौरे पर है और ऐसे में इस पूरे विजिट को काफी अहम माना जा रहा है। We count on India as a voice of peace, as a voice of reason. We consider India as an ally and as a friend. India always had a tradition of balancing world powers. We have seen in the last couple of years, first a pandemic, now the brutal war in Europe, that we need allies, we need friends, and we consider India as an ally. सिर्फ भारत का वज़ीर आज़म जो है वो यूरोप जा रहा है और वो बायलैटरल इंगेजमेंट तय करने जा रहा है और मज़े की बात यह है कि इंडिया नॉर्डिक समिट हो रही है। ठीक है जी। अब ये जो बहुत सारे हमारे भाई हैं जिनको नहीं पता कि देखें हमारा किस तरह का यूरोप से ताल्लुक़ है और इंडिया का यूरोप से किस तरह का ताल्लुक़ है। तो एयरपोर्ट से लेकर होटल तक शानदार स्वागत किया गया पीएम मोदी का। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। इससे पहले रूस में भी हमने देखा था पीएम मोदी का किस तरह से भव्य स्वागत किया गया था। जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रूस के तुरंत बाद वहीं रूस से ही रवाना हो गए ऑस्ट्रिया। दोस्तों, ऑस्ट्रिया जो है यूरोप का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, सेंट्रल यूरोप का हिस्सा है और काफ़ी अच्छी खासी वेल्थ है ऑस्ट्रिया की। लगभग 1 लाख के आसपास भारतीय ऑस्ट्रिया में काम करते हैं। भारतीय डायस्पोरा भी वहाँ पे अच्छे खासे नंबर्स में है। ठीक है। और ऑस्ट्रिया के जो चांसलर हैं और वहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो कई सालों से नरेंद्र मोदी जी जयशंकर साहब से कह रहे हैं कि भाई एक बार आके विजिट कर लो। ठीक है। हम भारत और ऑस्ट्रिया के बीच और ज़्यादा ट्रेड चाहते हैं, भारत और ऑस्ट्रिया के बीच पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भारत के लोग आके ऑस्ट्रिया में और काम करें। भारतीय लोग बहुत अच्छे होते हैं, वो अच्छे से योगदान देते हैं जिस देश में जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि ऑस्ट्रिया में भी आके भारतीय काम करें, क्योंकि ऑस्ट्रिया को पता है आज जर्मनी अमीर हुआ है, फ्रांस अमीर हुआ है, यूके अमीर हुआ है। इन सब के अमीर होने में भारतीयों का एक बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ पे अच्छी खासी मात्रा में भारतीय डायस्पोरा रहती है, तो इसलिए ऑस्ट्रिया कई सालों से निवेदन कर रहा था आने के लिए। तो फाइनली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चले गए और इसी के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी ने ये मैसेज दिया कि भाई रूस जाके हमारा ये मतलब नहीं है कि हम यूरोप के खिलाफ हैं, नहीं, रूस हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, पुराना दोस्त है। हम रूस के साथ भी हैं, हम शांति भी चाहते हैं, हम यूरोप के साथ भी हैं, हम अमेरिका के साथ भी हैं। दिस इज इंडिया सेंचुरी। ये इंडिया की सदी है, नॉट डेकेड बट दिस इज इंडिया सेंचुरी। क्या ये बात हकीकत है? ये सदी इंडिया की सदी बनने जा रही है। इसके ऊपर कुछ सर्वे भी हुए हैं और रिपोर्ट्स भी शाया हुई हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है, विल दिस बी दी इंडियन सेंचुरी? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इज़ नाउ सिंपली दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एवरीथिंग। ये बात क्यों कही जा रही है? एक ख़ास पॉइंट वो आता है कि जहाँ पर 2 कंट्रीज़ जो कि साथ साथ चलते हुए या आगे पीछे कभी होते हुए दिखाई देते हैं कि लगता है कि ये आगे निकल देंगे और अमेरिका के बाद अब यही इस सेंचुरी को आगे चलाएंगे। वो हैं इंडिया और चाइना। लेकिन वो कौन सा पॉइंट आता है कि जहाँ पर चाइना पीछे रह जाता है? बताया कि क्या ये सदी इंडिया की सदी बनने जा रही है। इसके ऊपर थोड़ी सी जब हम नज़र डालते हैं कि वो कौन सी ताकतें हैं, वो कौन से पॉइंट्स हैं, वो कौन से एडवांटेजेस हैं, बेनिफिट्स हैं इंडिया के पास जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। कहा जाता है कि जो 19वीं सदी है वो ब्रिटिश यूनाइटेड किंगडम यानी कि बरतानिया की सदी थी। जो 20वीं सदी थी वो अमेरिका की सदी थी और जो 21वीं सदी होगी वो इंडिया की सदी होगी, यानी सेंचुरी। 19th सेंचुरी यूके, 20th सेंचुरी अमेरिका एंड 21st सेंचुरी इंडिया। जो मैंने आपको पॉइंट कहा, पहले उस पॉइंट की बात करते हैं कि वो कौन सा पॉइंट है कि जिसमें चाइना पीछे रह गया है और इंडिया आगे बढ़ गया है। एक ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में एक ग्राफ है और इसमें आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट आता है कि इससे पहले तक चाइना ऊपर जा रहा है और इंडिया भी ऊपर जा रहा है, लेकिन इंडिया उससे नीचे है काफ़ी। लेकिन फिर एक पॉइंट आता है कि जहाँ पर चाइना अचानक से नीचे चला जाता है और इंडिया ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। इस वक्त इंडिया की एक सबसे बड़ी पोटेंशियल या ताकत जो उसे मिल चुकी है वो है कि वो
चाइना को सरपास कर चुका है अपनी पॉपुलेशन में। इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। आबादी के लिहाज से इंडिया सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। अब आप कहेंगे कि आबादी तो कमज़ोरी भी हो सकती है, अगर इतने लोग हो गए हैं तो खिलाएंगे कैसे, क्या करेंगे? तो यही तो वो पॉइंट है कि जहाँ पर इंडिया ने ये कर दिखाया है। और वो इस तरीके से कि देखिए, जब किसी की आबादी सबसे ज़्यादा होती है तो उसके उतने ही क्रेडिट्स भी होते हैं। जिसकी जितनी आबादी होगी दुनिया में उतने ही ज़्यादा वो पोटेंशियल प्रोवाइड कर सकेगा, वो उतना ज़्यादा यूथ दुनिया को दे सकेगा। वो कंट्री जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा होगी वो दुनिया के प्रॉब्लम्स की सलूशन पेश कर सकेगा, उसकी टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा दुनिया में पहुंचेगी, उसकी एजुकेशन को दुनिया सराहेगी और उसके लोग पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे होंगे। और एक ऐसा कंट्री के जिसकी एजुकेशन आईआईटी से लेकर और दूसरे इदारे, उसकी तारीफ़ दुनिया भर में हो रही है और दुनिया में खपत हो रही हो। एक होता है खपत होना, यानी ये कि आपके पास डिग्री है, दुनिया में कहीं उसकी कोई जॉब वैकेंसी निकली, उसमें आपने किया तो हाँ ठीक है, इस पे जगह है, इनके पास ये वाली डिग्री है, इनको रख लेते हैं। नो, इंडिया की आईआईटी और दूसरे जो उनकी यूथ है वो जब किसी दूसरे कंट्री में जाती है तो उनको डिमांड किया जाता है कि हमें ये चाहिए। शंकर साहब जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। वो अगर अभी मैं देख रहा था वो ऑस्ट्रिया में गए हुए थे तो वो कह रहे थे पाकिस्तान जो है दैट इज़ एन एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। तो वहाँ पे जो होस्ट था उसने रोका और कहा कि पूछा, उसकी डिटेल्स मज़ीद पूछी तो उन्होंने कहा मैं डिप्लोमेट हूँ, इसका मतलब ये नहीं हूँ, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर वो ये कहते हैं जी कि पाकिस्तान जो है वो डिक्टेटरशिप रहा है, तो वेस्ट जो है वो सपोर्ट करता रहा है जो है पाकिस्तान को, और मिलिट्री डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करता रहा है। आप क्या समझते हैं, इसकी क्या वजूहात हैं? क्यों इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव हैं? देखें जी, इसकी मल्टीपल वजूहात हैं। 3 बड़ी वजूहात जो मेरे ज़हन में आती हैं। एक तो ये है कि ये हिस्टोरिकली इंडिया की सिंस 1990s एक कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है। तो उसमें आपको ये 2-3 लफ्ज़ जो हैं, टेररिज्म, स्नेक पिट, एपिक सेंटर, डिक्टेटरशिप, ये आपको नज़र आएँगे पाकिस्तान के तनाज़ुर में। अब जहाँ तक मैं समझता हूँ, इसमें एक बड़ी बात ये है कि जो मैं पहला बड़ा फैक्टर जो है, वो ये है कि 1990 से लेके, यानी जब कश्मीर में मिलिटेंसी का आगाज़ हुआ, या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या इन्फिल्ट्रेशन या जो नाम भी आप उसको देना देते हैं मुख्तलिफ हलकों में, तो उस वक़्त से पहले की अगर आप सारी उठा के देखें, तो डिक्टेटरशिप्स तो उससे पहले बहुत ज़्यादा रही हैं पाकिस्तान में। जनरल ज़िया की डिक्टेटरशिप या उससे पहले अय्यूब खान की डिक्टेटरशिप, लेकिन उनके साथ कभी ये लफ्ज़ एसोसिएट नहीं हुआ कि पाकिस्तान कोई टेररिज्म का कोई एपिक सेंटर है, या वहाँ कोई प्रॉक्सीज़ तैयार होती हैं, या इंडिया के हवाले से कोई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का कोई काम होता है। ये तो तब हुआ जब ये सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान के इश्यू के बाद जनरल ज़िया ने जो है वो अफ़गानिस्तान से फ़ारिग होने के बाद अपनी तोपों का रुख जो है वो इंडिया की तरफ किया। पाकिस्तान की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर हम अपने तौर पे उसका तज़किया करके देखें, तो इकॉनमी तो बिल्कुल जवाब दे चुकी है। ज़ाहिर है कि जब आप 2-4 बिलियन डॉलर की आस पे ज़िंदा हैं, आईएमएफ से लें या किसी और से लें, लेकिन आपकी जो दौड़ है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की, उसमें तब्दीली नहीं आई। उसमें आप टिट फॉर टैट हैं, इंडिया को हर मास पे जो है वो जवाब दे रहे हैं। जबकि लोग बार-बार दोहरा-दोहरा के थक चुके हैं, भाई इंडिया के फॉरेन रिज़र्व कितने हैं, पर कैपिटा इनकम कितनी हो गई है, जीडीपी क्या है, उनके रिसोर्सेज़ कितने बन गए, उसकी प्रेस्टीज में कितना इज़ाफ़ा हो गया, जी20 में आ गया, अब ओलंपिक के ख्वाब देख रहा है। ये सारी चीज़ें बता-बता के लोग थक गए। लेकिन पाकिस्तान की वज़ारत-ए-ख़ारिजा वही पुराना खेल खेल रही है कि नहीं, हम इसको इसी तरह गिराएँगे, खाली हाथों से। और उन्होंने अपने वज़ीर ख़ारिजा को 2-3 नई तकरीरें लिख के दे दी, जो वो जगह वक़्त बे वक़्त